सो नाउ वी आर गोइंग टू अहेड। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्प्लेस ऑफ इंडिजिनस चैप्टर हमारा चल रहा है। अगर आप सभी को सारे नोट्स चाहिए तो आप सभी हमारे ऐप पे जा सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली इस चैप्टर का सबसे मैं कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में से ये एक पार्ट है जिसमें बताने की कोशिश करी गई है कि यूरोपियंस और नेटिव पीपल में अंतर क्या है। यूरोपियंस अपने आप को पढ़े लिखे, रिलीजियस और अर्बनाइजेशन मानते हैं, मतलब पढ़े लिखे, धर्म से रिलेटेड, सभ्य, जबकि नेटिव्स लोग जो थे वो अनसिविलाइज थे क्योंकि इनका कोई खुद का धर्म नहीं था। एंड देन यूरोपियंस जो भी गिफ्ट वर कॉमोडिटीज वर दे वर सेल फॉर द प्रॉफिट, जो भी इन लोगों को नेटिव पीपल से मिलता था गिफ्ट के रूप में वो हमेशा इसको बेच दिया करते थे प्रॉफिट के रूप में। जबकि नेटिव्स को जो भी गुड्स एक्सचेंज के रूप में मिलता था यूरोपियन की तरफ से वो इसको एज अ गिफ्ट के रूप में माना करते थे। तो ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। यूरोपियन ज़्यादातर जितना भी चीज़ लेते थे या उनसे ले लेते थे या उनसे लेने के बाद मार्केट में हमेशा प्रॉफिट की ही बात किया करते थे, जबकि नेटिव जो थे मार्केटिंग लैंग्वेज से बिल्कुल भी रूबरू नहीं थे। तो अगर पेपर के अंदर ये डिफरेंस आ जाए कि आप बताने की कोशिश करिए कि नेटिव्स लोगों में और साथ में यूरोपियंस लोगों के बीच में क्या डिफरेंस था, तो आप ये 3 पॉइंट के साथ साथ ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि वो हमेशा उस टाइम पे ऊद बिलाऊ को मारने की बात किया करते थे ताकि उनसे रेशेदार जो खाल होती है जो यूरोप की मार्केट के अंदर बेची जा सकती है वो बेच सके। जबकि मूल निवासियों को ऐसा लगता था कि यूरोपियंस लोग बहुत लालची हैं और ऑफ कोर्स वो इस चीज से नेटिव्स लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे कि ये लोग उनका शिकार करवाते थे। ये हमेशा क्या कहते हैं वाइल्ड एनिमल को मारा करते थे ताकि इनसे इनके खेतों की रक्षा हो सके। जबकि ये मूल निवासी लोग डरते थे कि अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल को या ऊँट बिलाव को मारेंगे तो इन फ्यूचर ये लोग उनसे बदला ले सकते हैं। उसके बाद यूरोपियंस हमेशा फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना चाहते थे कॉर्न फील्ड में ताकि उनकी खेती हमेशा बनी रहे। जबकि जो यूरोपियंस थे वो फॉरेस्ट को कभी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। उनको फॉरेस्ट के अंदर से जो ट्रैक्स दिखाई देते थे वो सिर्फ उस टाइम पीरियड पे इंडिजिनस पीपल को दिखाई देते थे, यानी कि नेटिव्स लोगों को दिखाई देते थे। और जबकि जो जो अपने आप को सिविलाइज्ड यूरोपियंस लोग बोलते थे उनको दिखाई नहीं देते थे। तो ऐसे में ये लोग ये भी इंजाम लगा दिया करते थे कि यार आपके पास तो रोड भी प्रॉपर नहीं है और जंगल साफ होंगे तो रोड बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे रीज़न है जिसकी वजह से आप नेटिव्स और यूरोपियंस के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है कि यूरोपियन लोग और अमेरिकी मूल निवासियों के मन में एक दूसरे के प्रति छवि क्या थी तथा प्रकृति को देखने के जो उनके अलग अलग तरीके थे उन पर विचार करें। तो वही एक दूसरे के प्रति छवि यही थी कि वो लालची हैं, है ना, वो प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रकृति को देख के इनको हमेशा मन करता है कि प्रकृति से जितना इस्तेमाल कर सके उतना इस्तेमाल करें यूरोपियंस लोग। जबकि नेटिव्स लोग कहते थे कि प्रकृति में उतना इस्तेमाल करो जितना ज़रूरत है, नहीं तो बाद में प्रकृति हमसे बदला भी ले सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस लोगों ने अमेरिका में 13 कॉलोनी बसानी चालू करी उसके बाद बहुत सारी प्लेसेस इन्होंने खरीदी भी, क्योंकि अकेला ब्रिटेन के ही लोग अमेरिका में आके नहीं बसे थे। फ्रांस के लोग बसे थे, रशिया के लोग बसे थे, उसके बाद मैक्सिको का बहुत बड़ा पार्ट जो था बाद में वॉर के बाद इस इलाके को जीता गया। तो कहने का मतलब लोरेशिया जो फ्रांस के हिस्से में था वो खरीद लिया गया 1803 में। रशिया से 1867 में अलास्का का पार्ट खरीदा गया और साउथ वाला हिस्सा जो यूएसए का दिखाई दे रहा है वो ब्रिटेन ने मैक्सिको से लड़के जीता। इस तरीके से जो प्रेजेंट टाइम पे आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले ये बहुत सारे लोगों की टेरिटरी थी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, स्टैब्लिश करी थी और धीरे धीरे ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पे खरीदारी चालू कर दी थी। अब यहाँ पे सिस्टम कैसा था? सिस्टम सेम टू सेम ऐसा था। यूरोप के अंदर एक ट्रेडिशन चलता था। अगर आप अमेरिका का लैंडस्केप देखें तो ये यूरोप के लोगों की वजह से ही बहुत तेजी से बदला। क्यों? क्योंकि अगर आप जर्मनी, स्वीडन, इटली ऐसे देशों को देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे इमिग्रेंट जो होते हैं, ये सारे के सारी कंट्री के लोग नई ज़मीनों की तलाश में, बड़े किसान बनने की तलाश में अमेरिका के और पहुँचना चालू हो गए, क्योंकि उनको खुद खेती करनी थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़मीन इनके पास थी नहीं, तो ऐसे में वहाँ पे ज़मीनें खरीदने इन लोगों ने चालू करी। और जब ज़मीनें इन लोगों ने खरीदनी चालू करी तो उस टाइम पीरियड पे बहुत तगड़ी तरीके से माइग्रेशन होना चालू हुआ। और माइग्रेशन होने के बाद इन्हीं लोगों ने
कृषि का विकास करना चालू करा। अब जब कृषि का ये लोग विकास कर रहे थे तो आपको पता है कि फिर ये चावल उगाएंगे, कॉटन उगाएंगे, जो इधर की कंट्री में नहीं हो पा रहा, मतलब इधर नहीं हो पाता था कॉटन चावल सही तरीके से, जो ऑफ कोर्स अमेरिका के अंदर हो सकता है। अमेरिका के अंदर इंडिजिनस पीपल को बोला जाता है कि आप लोग असभ्य लोग हैं, खेती करनी आपको आती नहीं है, जमीनों का इस्तेमाल करना आपको आता नहीं है। इनसे जानबूझ के ये लोग उस तरीके से पेपर पे साइन करवा लिया करते थे जो बिल्कुल इनलीगल है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि बेचारों की जमीनें लॉस होती चली गई और कुछ जमीनें इन लोगों ने खरीदी भी। अब जब स्वीडन के, जर्मनी के, पोलैंड के, इटली के लोग ट्रांसफर होना चालू हुए अमेरिका के अंदर और बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदना इन लोगों ने चालू कर दिया, तो उस समय जब ये बड़े बड़े फॉरेस्ट को कन्वर्ट करते थे एग्रीकल्चर फील्ड में, तो इनकी ज़मीनों में जो भी चीज़ें उगाई जाती थी वो वहाँ के पशुओं के द्वारा खा ली जाती थी। दैट इज़ वाई इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ इन्वेंशन करा बारबर्ड वायर का, जैसे आप कह सकते हो कुछ इस तरीके की वायर थी, जिससे कटीले तारों की वजह से इनके जो खेत खलियान होते थे वो प्रोटेक्शन में लाए जा सकते थे, जबकि नेटिव्स लोगों ने कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अच्छी तरीके से कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए ही हानिकारक है। बट हाल फिलहाल ऐसा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज जो अगर आप देखने को मिलता है, मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं मैप से, इस मैप से। अगर आपको पता हो तो अमेरिका ने इस वाले हिस्से में 14 कॉलोनी बसाई थी, 13 कॉलोनी बसाई थी, सॉरी 13-14 ऐसी कुछ कॉलोनी बसाई थी। अब ये जो कॉलोनी जब बसाई गई थी ना, तो अमेरिका, जब ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ अमेरिका में कॉलोनी बसाई, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि साउथ के हिस्से के अंदर, साउथ अमेरिका, ये वाला पार्ट जो साउथ का अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ का जो पार्ट है, यहाँ पर ना खेती बहुत बड़ी मात्रा में जब हुई, जब पोलैंड, जर्मनी के लोगों ने यहाँ पे खेती खरीदना चालू कर दिया, तो खेती खरीदने के बाद आप नोटिस करोगे कि इस वाली प्लेस पे ना जब खेती हो रही थी तो खुद ब्रिटेन के लोगों को, जर्मनी, स्वीडन, इधर के लोगों को इतनी बड़ी जमीनों पे खेती करने की आदत नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इन लोगों ने क्या करा, बाहर से अफ्रीका से गुलाम मंगाने चालू करे। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर खेती करने के लिए गुलाम अफ्रीका से मंगाए जाते थे लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं होता था, इंडस्ट्री ज्यादा होती थी, और साउथ अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर ज्यादा होता था, तो गुलामों की जरूरत थी। समय के साथ साथ ऐसा देखा गया कि यार नॉर्थ अमेरिका के अंदर से गुलामों को खत्म किया गया, लोगों को लगने चालू हो गया कि यार गुलामी प्रथा बिल्कुल गलत है, लोगों को गुलाम बना के खेती करवाना नहीं ठीक है। जबकि साउथ अमेरिका, साउथ वाले पार्ट में अमेरिका के, उनका कहना यह था कि हमें तो गुलामों की जरूरत है, हम ट्रेड नहीं बंद कर सकते गुलामों का। तो उस टाइम पीरियड पे स्लेवरी सिस्टम बड़ा ही एक्टिव था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अमेरिका खुद आज़ाद हो गया, धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को माना कि भैया स्लेवरी सिस्टम बंद होना चाहिए, ट्रेड जो स्लेव का अफ्रीका से हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ऐसे में खेती आप खुद करो, इन्वेंशन आप धीरे धीरे कर ही रहे हो। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती में ये जो स्लेवरी सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा जिसे बोलते हैं, वो नॉर्थ स्टेट के अंदर बहुत लंबे समय तक आर्ग्यू चल रहा था कि वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है। क्योंकि भाई अगर आप वहाँ के नेटिव्स लोगों को गुलाम बना रहे हैं तो आपने गुलाम बना ही दिया, क्योंकि आपने उनकी ज़मीनों को कैप्चर कर लिया है। उसके बाद आप खुद खेती करने के लिए बाहर से गुलाम मंगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे स्टेट के अंदर अफ्रीका के लोग भी तो आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि प्लांटेशन ऑनर जो साउथ के स्टेट के अंदर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, यूएसए के अंदर अफ्रीका से लाए हुए स्लेवरी सिस्टम बंद नहीं होंगे। लेकिन बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला, एंटी स्लेवरी ग्रुप्स ने बहुत लंबे समय तक इस चीज को बोला कि हमें स्लेव सिस्टम जो है बंद कर देना चाहिए। असल में बंद हुआ भी, एक दौर आया जिस टाइम पीरियड पे 1861 से लेके 1865 के बीच में बहुत लंबे समय तक नॉर्थ और साउथ के अमेरिका के हिस्सों में युद्ध चलता रहा, और युद्ध चलने के बाद स्लेवरी सिस्टम को फाइनली बंद कर दिया गया था 1865 के बाद। अब देखो, स्लेवरी सिस्टम बंद तो हो गया, लेकिन जो गुलाम अफ्रीका से मंगाए हुए थे अमेरिका के अंदर, वो गुलाम तो वहीं पे रह गए। और जब वो गुलाम वहीं पे रह गए, इंडिजिनस लोग भी वहीं पे रह गए, तो एक दौर ऐसा भी तो आएगा कि यही अफ्रीका के लोग अपने अधिकारों की बात करना चालू कर देंगे। और जब ये अपने अधिकारों की बात करना चालू कर देंगे तो भैया इनको भी तो अधिकार देने की जरूरत है। इसलिए आपको अमेरिका के अंदर बहुत सारे काले लोग भी दिखाई देंगे, क्योंकि जो अफ्रीका से आए हुए लोग थे वो अमेरिका में ही बस गए। उन्होंने फिर अफ्रीका की आज़ादी के बाद अफ्रीका के गोरे लोगों से शादी करी, और फिर जब उनके बच्चे पैदा हुए वो अफ्रीकन नहीं कहलाए, वो क्या कहते हैं, एफ्रो अमेरिकन कहलाए। तो आपने ऐसे जरूर याद रखना है। और ये वही लोग थे जिन्होंने बाद में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। प्रोटेस्ट करते 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 फिर ये लोग खुद ही अमेरिकन बने, मार्टिन लूथर जूनियर, जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट चलाया,
फिर एक करंट का सिनेरियो आ जाता है। तो इसे थोड़ा सा आपने बारीकी से समझ लेना है, थोड़ा सा ये प्रेजेंट की पॉलिटिकल से भी कनेक्ट हो गया इसीलिए। अब दूसरा बात करते हैं, नेटिव पीपल ने किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपनी ज़मीनों को खोया। खोने का तरीका सिंपल सा था, वहाँ के जो भी मूल निवासी थे यूएस के अंदर गए होंगे, यूएस के अंदर जाने के बाद उन्होंने संधि पत्रों पे साइन करवाया होगा, और साइन करना तो खुद नेटिव लोगों को पता ही नहीं था होता क्या है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनसे इन्होंने चीट करा, इन्होंने ज़मीनों को चीट करके कम प्राइस में जानबूझ के पेपरों पे साइन करवा लिया जो लीगल नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स इस तरीके से उन्होंने अपनी भूमि जो है खो दी। अब देखो ये नेटिव्स लोग कोर्ट में जाएंगे तो प्रूफ क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट में तो इस बात का प्रूफ था कि आप लोग अनसिविलाइज्ड हैं, आप लोग आपकी जो ज़मीनें हैं आप उनको सही तरीके से देख रेख कर ही नहीं पाते हैं, आपको खेती नहीं आती, आपकी कोई भाषा नहीं, आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। इवन जॉर्जिया के अंदर, जॉर्जिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक कबीला रहता था, उसे चिरोकिया कबीला कहते हैं। इस चिरोकिया कबीला के गवर्नर जो थे वो बताते थे कि ये सिटीजन जो है सभी ट्राइबल्स में से सबसे अलग है, इनको थोड़ी बहुत भाषा भी आती है, इनका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, तो ऑफकोर्स इनको अधिकार देना चाहिए। जॉन मार्शल उस समय के चीफ जस्टिस थे अमेरिका के, उन्होंने चिरोकियस को हमें अधिकार देने चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, इनकी ज़मीनों को एग्रीकल्चर करने के लिए हमें नहीं छीनना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स उस टाइम के रहे जैक्सन, जो ऑफकोर्स राष्ट्रपति थे उस समय पर, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने यूएस की आर्मी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से परमिशन दे दी कि सारे चिरोकियास को भी यहाँ से निकालो, क्योंकि चिरोकियास जो लोग हैं ये भी एक ट्राइबल्स कम्युनिटी है और ये भी अनसिविलाइज्ड है। तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ के हिस्सों से हटा के, सेंट्रल लो लैंड से हटा के इसके पीछे के हिस्से में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और इसे इन्होंने ट्रेल्स ऑफ टेयर्स कहा। याद रखना, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, और इसे हिंदी में आंसुओं की रात कहा गया। और बेचारे अपनी ही ज़मीनों से कई हज़ारों लाखों लोगों को माइग्रेट करवा दिया अफ्रीका, अमेरिका के पिछले वाले हिस्से में, जैसे लॉकडाउन में हमारे साथ हुआ था। हमारी सरकार ने लॉकडाउन लगाया और कहा अपने घर निकलो, लेकिन वो अनप्लान्ड था पूरी तरीके से, और सेम ये भी अनप्लान्ड ही हमें देखने को मिला। तो दोस्तों ये चिरोगस कबीला बेचारे ज़मीन नहीं छूते, नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी इन्हें छोड़ना पड़ गया। लेकिन बहुत सारे कारण थे, इनको जब ग्रेट हिमालयन माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेटन प्लेन के इस तरफ भेज दिया गया, तो बेचारों को यहाँ तक भी इनको सताने को देखा कि इनको सताया जा रहा था। अब इसका हम अगले पार्ट में देखेंगे कि यहाँ की क्या कंडीशंस हमें देखने को मिली। सो आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो का तीसरा पार्ट था। चौथे पार्ट में अब हम लोग जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।